हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फॉर्म 16 के बेसिस पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में आपकी कितनी लायबिलिटीज बन के आ रही हैं, इन दोनों को आप कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं। और इसके साथ आपको मैं एक बहुत ही यूजफुल टैक्स प्लानिंग हैक भी बताने वाला हूं इसी वीडियो के बीच में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको सबसे पहले चले आना है ई फाइलिंग पोर्टल पे, जो कि है incometax.gov.in, और इस पे आके आपको कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको आपका डैशबोर्ड दिख जाएगा। डैशबोर्ड पे ही आपको फाइल नाउ का बटन दिखेगा। आप इस पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर आप ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न फाइलिंग पे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं बिफोर रिटर्न फाइलिंग। सबसे पहले अगर सैलरीड पर्सन की बात करें तो सैलरीड पर्सन के केस में सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका फॉर्म 16। फॉर्म 16 बेसिकली गाइस दो पार्ट्स में बटा होता है। पहला पार्ट होता है पार्ट ए, जिसमें आपकी टोटल सैलरी और टोटल टैक्स डिडक्टेड वगैरह बताई गई होती है, और इसी पेज को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पार्ट बी भी मिल जाएगा। पार्ट बी में बेसिकली आपकी सैलरी की डिटेल्ड कैलकुलेशन होती है कि आपको टोटल सैलरी कितनी मिली हुई है, साथ ही साथ आपको एग्जेम्पशंस कितनी दी गई हैं, और इसके बाद आपका डिडक्शंस वगैरह कितना है। ये सारा कुछ डिटेल कैलकुलेशन आपको पार्ट बी में मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम दिखाई जाएगी और उस पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है, सरचार्ज वगैरह ऐड करके आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन रही है, ये आपको पार्ट बी में दिखाया जाएगा। और ये जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी होती है, इसी को आपको पर मंथ बेसिस पे आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। तो ये तो हो गया फॉर्म 16, जो कि हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है फॉर रिटर्न फाइलिंग। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आपकी सैलरी स्लिप। अब आपकी सैलरी स्लिप में बेसिकली आपको ये देखना होता है कि आपकी सैलरी कितने एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, और उसी के बेसिस पे आप अलग अलग एलिमेंट्स के लिए एग्जेम्पशंस वगैरह क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी सैलरी स्लिप में आपका जो डिडक्शंस वगैरह है ये भी दिखाया गया होता है, तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो बात हो गई दूसरे डॉक्यूमेंट्स की। इसके अलावा आपका अगर और कोई भी इनकम है, जैसे आपका बैंक इंटरेस्ट आ रहा है या फिर आपकी कोई हाउस लोन है, उसका आपका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, तो इस केस में आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि होम लोन के लिए आपका होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको इशू होता है बैंक से, वो आपको चाहिए होगा। या फिर अगर आप बैंक इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट्स पे या एफडीज पे, तो उसके लिए आप अपनी इंटरेस्ट का टोटल कैलकुलेशन अपने बैंक स्टेटमेंट से या फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अब यहाँ पे आप इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे या तो डायरेक्टली अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर आप इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अपनी एक कंपटीशन बना सकते हैं। अब ये इनकम टैक्स कंपटीशन बेसिकली एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप अपनी सारी इनकम्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं रिटर्न फाइलिंग पे प्रोसीड करने से पहले, ताकि आपकी जितनी भी इनकम डिटेल्स हैं या रिडक्शंस है, एग्जेम्पशंस हैं, सब कुछ का कैलकुलेशन आपको एक शीट पे मिल जाए, जिसके बाद आप आसानी से अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के हिसाब से यहाँ पे हमने अलग अलग दो शीट्स बना रखी हैं, और दोनों में हमने रेलिवेंट रिजीम के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको ये शीट डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप उस पे जाकर के इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये शीट मिल जाएगी, उसमें आपका डिटेल्ड कैलकुलेशन है, उसमें आप रेलिवेंट फिगर्स अपने सैलरी की, एग्जेम्पशंस की, ये सारा कुछ चेंज करके आप अपनी कंपटीशन तैयार कर सकते हैं। या फिर आप अगर चाहें तो आप अपनी इनकम टैक्स कंपटीशन खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन अपनी फीड करनी है, और उस पे आपका डिडक्शंस वगैरह घटा करके आप यहाँ पे इस शीट को खुद भी तैयार कर सकते हैं। ये तो हो गई बात गाइस इनकम टैक्स कंपटीशन की। अब मैं आपको एक ऐसी यूजफुल ट्रिक बताता हूँ जिसके थ्रू आप अपना टीडीएस अमाउंट ज्यादा कटने से बचा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है गाइस कि जब आपकी कंपनीज आपसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स का डिक्लेरेशन मांगती हैं, तो उस टाइम तक आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट प्लान तक नहीं करा होता है। अब ये जो आपको इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है, वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको जून, जुलाई या अगस्त तक आपकी कंपनीज आपसे मांग लेती हैं। उस टाइम तक जितना भी डिटेल्स आप अपनी कंपनीज को सबमिट करते हैं, उसी के बेसिस पे आपकी कंपनीज आपका टीडीएस काटती हैं। अब अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं किया है, तो उस केस में आप सिंपली न्यू रिजीम के लिए ऑप्ट कर लीजिए। अगर आप 30% स्लैब में फॉल करते हैं या इवन 20% स्लैब में फॉल करते हैं और आपकी कोई भी डिडक्शंस नहीं है, उस केस में आपके लिए न्यू रिजीम बेनिफिशियल हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर लेते हैं तो आपका टीडीएस तो न्यू रिजीम पे काटा जाएगा, लेकिन आप बाद में 31 मार्च तक, आपके फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले पहले तक, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्शंस में प्रॉपरली प्लान करके इन्वेस्ट कर देते हैं, लाइक एटीसी, एटीडी या आपका एनपीएस, या फिर अलग अलग जिन भी सेक्शंस में आप चाहें उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट अगर प्लान कर लेते हैं बिफोर 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में आप उन डिडक्शंस को अपनी रिटर्न में डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि आपका जो टीडीएस काटा गया है वो तो आपका न्यू रिजीम के हिसाब से काट लिया गया, यानी कि आपका लोअर टीडीएस अमाउंट काटा गया है, लेकिन आपने 31 मार्च के पहले प्रॉपरली अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर ली, प्रॉपरली आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, तो आप उन सारे सारे डिडक्शंस को आप डायरेक्टली अपनी रिटर्न में क्लेम करके ओल्ड रिजीम वापस से ऑप्ट कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन के केस में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि अगर आपका टीडीएस न्यू रिजीम पे काटा गया है तो आप रिटर्न भी न्यू रिजीम में फाइल करेंगे, ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं होती है। यानी कि आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन दे रहे हैं तो उस टाइम पे अगर आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है तो आप सिंपली न्यू रिजीम ऑप्ट कर लीजिए। बाद में आप 31 मार्च के पहले पहले तक अपनी इन्वेस्टमेंट आप प्लान करके आप प्रॉपरली उन्हें अलग अलग सेक्शंस में इन्वेस्ट कर लीजिए और उन सारे डिडक्शंस को डायरेक्टली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करिए ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हुए। तो इस तरीके से एक तो आपका टैक्स कम कटेगा और बाद में आप ओल्ड रिजीम में जाकर के अपने सारे डिडक्शंस को वापस से क्लेम कर सकते हैं। और इन एसएससी के केस में हमने एग्जैक्टली सेम चीज करी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने न्यू रिजीम से ऑप्ट करा हुआ है, जिसके बेसिस पे इनका कोई भी इन्हें डिडक्शंस वगैरह नहीं मिली हुई है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं मिली है। आप देख सकते हैं सारी फिगर जीरो है। इवन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता इन न्यू रिजीम। यहाँ पे आप देखेंगे सारे फिगर्स जीरो हैं और डायरेक्टली इनकी टोटल सैलरी पे ही टैक्स काट लिया गया है। अब हमने जब यहाँ पे इनकी रिटर्न अब फाइल करने जा रहे हैं तो हम वापस से हम ओल्ड रिजीम ऑप्ट करेंगे और इन्होंने 31 मार्च के पहले जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करी हैं उन सभी को हम डायरेक्टली रिटर्न में क्लेम करेंगे ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हुए। तो यहाँ पे हमने इनकी इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन प्रॉपरली बना रखी है। अब हमने यहाँ पे टोटल सैलरी इनकी ले ली है और यहाँ पे एचआरए कैलकुलेशन इनका आ रहा है। अब एचआरए की जो कैलकुलेशन होती है गाइस, वो बेसिकली 3 एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। आपका टोटल एचआरए अमाउंट एक्चुअल में आपने कितना रिसीव किया है, आपका रेंट पेमेंट कितना हो रहा है और आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। अब आपको एक्चुअल एचआरए जो होगा ये अमाउंट आपको मिलेगा आपकी सैलरी स्लिप से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो एचआरए अमाउंट है वो 25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इनको एचआरए मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमने टोटल एचआरए रिसीव दिखा दिया है 25,000 के हिसाब से इनका 3 लाख रुपए एक साल का एचआरए अमाउंट बनता है। और इसके साथ ही साथ इनका जो पर मंथ रेंट है वो 25,000 रुपीज जा रहा है। तो टोटल रेंट भी इनका 3 लाख रुपए बनता है और इनकी जो बेसिक सैलरी है वो इनके सैलरी स्लिप के हिसाब से 50,000 रुपीज पर मंथ बनती है। तो इनकी जो टोटल बेसिक सैलरी है वो साल भर की 6 लाख रुपए आती है। अब यहाँ पे एचआरए कैलकुलेशन करने के लिए तीनों एलिमेंट को हम यहाँ पे प्रॉपरली लिख लेंगे, यानी कि जो आपका टोटल एचआरए रिसीव्ड है 25,000 के हिसाब से 3 लाख बनता है। और सेकंड एलिमेंट होता है रेंट अमाउंट, आपका जो टोटल रेंट पेमेंट हुआ है माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने टोटल रेंट ले लिया, उसमें से फिर हमने 10% बेसिक सैलरी यहाँ पे रिड्यूस कर दी है, तो रिमेनिंग फिगर आ गई 240 की। और इसके बाद यहाँ पे तीसरा एलिमेंट है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, बिकॉज जो रेंटेड प्रॉपर्टी है वो दिल्ली में बेस्ड है। तो यहाँ पे इन तीनों एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद जो लीस्ट अमाउंट होगा इनमें से, इस अमाउंट को आपको एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1013A, जो कि हमने यहाँ पे एचआरए के अंडर में दिखाया हुआ है। तो 240 की एग्जेम्पशन एचआरए के मिल जाएगी, इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 रुपए का पर मंथ के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स इनकी सैलरी में काटा गया है। तो ये प्रोफेशनल टैक्स जो है उसका रिडक्शन इन्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनकी नेट टैक्सेबल सैलरी जो होगी वो 11,84,200 रुपए आएगी। इसके अलावा एसएससी को उनके सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला हुआ है 6,880 रुपए का, तो ये हमने ले लिया है। और इसके अलावा इनकी और कोई भी इनकम वगैरह नहीं है, कोई भी हाउस लोन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अब इनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी वो हो गई 11,98,080 रुपए। अब इसके बाद आप देखेंगे तो इनकी अलग अलग डिडक्शंस इनके अलग अलग सेक्शंस में हैं। तो यहाँ पे एसएससी ने इन्वेस्ट कर रखा है यूलिप में 1,20,000, ईएलएसएस में 30,000 और एलआईसी ले रखी है 25,000 रुपए की। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है खुद के लिए और अपनी मिसेस के लिए, जिसकी टोटल वैल्यू आ रही है 23,477 रुपए। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने अपने माता पिता के लिए भी यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है।
इनके पेरेंट्स की एज 60 साल के ऊपर है, इसलिए इन्होंने टोटल जो माता और पिता के लिए दोनों के लिए जो टोटल वैल्यू आई है वो 25,855 रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी है। तो एग्रीगेट वैल्यू आप ध्यान रखेंगे कि जो सेल्फ एंड फैमिली के लिए है वो 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, और पेरेंट्स के केस में अलग 25,000 मिलता है। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 तक लिमिट होगी, और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट बढ़ के 50,000 हो जाती है। इसके बाद इनका डिडक्शन बनता है सेक्शन 80 में। सेक्शन 80 गाइस बात करता है मेंटेनेंस ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट की। गॉड फॉरबिड अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो कि फिजिकली डिसेबल है, तो उनके लिए अगर आप कोई एक्सपेंस करते हैं तो उस केस में आपको फ्लैट डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 अब डिडक्शन आपको कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है डिसेबिलिटी परसेंटेज पे। अगर डिसेबिलिटी 40% से 80% के बीच में है तो ये नॉर्मल डिसेबिलिटी बोली जाती है, जिसके लिए आपको फ्लैट 75,000 रुपीज का रिडक्शन मिलता है। अगर डिपेंडेंट पर्सन की डिसेबिलिटी 80% या उससे ज्यादा है तो उस केस में आपको फ्लैट 1.25 लाख रुपए का रिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे इनके फैमिली मेंबर जो है उनकी डिसेबिलिटी 80% है, और इन्होंने टोटल अमाउंट जो स्पेंड किया है वो सिर्फ 35,000 रुपीज स्पेंड किया है थ्रू आउट द ईयर, जिसकी प्रॉपर हमारे पास रिसीट वगैरह सब कुछ है। अब ये डिसेबिलिटी का परसेंटेज कितना है इस बात के प्रूफ के तौर पे आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इशू करा गया सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। यहाँ पे एनएसएससी के केस में हमारे पास एम्स न्यू दिल्ली से इशू करा गया सर्टिफिकेट है, जिसमें साफ साफ बताया गया कि 80% या इससे ज्यादा डिसेबिलिटी है पर्सन की, तो यहाँ पे इनको 1.25 लाख रुपए का रिडक्शन 80 में मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ इनका जो बैंक इंटरेस्ट है, जो 6,880 का बैंक इंटरेस्ट है, उसके लिए इन्हें 6,880 का पूरा रिडक्शन मिल जाएगा, बिकॉज बैंक इंटरेस्ट के केस में आपको सेक्शन 80 टीटीए में 10,000 रुपए तक की रिडक्शन मिल जाती है। और ये सब कुछ करने के बाद इनकी टोटल इनकम आ रही है 8,59,868 की। अब यहाँ पे इनकी जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही है वो 84,000 रुपीज की आ रही है, और इसके साथ ही साथ जो सेस इनका बनेगा 3,379, टोटल टैक्स इनका बन रहा है 87,853 का। अब यहाँ पे इनका जो टीडीएस काटा गया है वो 1,88,916 का है, जो हमने फॉर्म 16 में ऑलरेडी देख रखा है। तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद इनका यहाँ पे रिफंड बनेगा 1,01,060 रुपए का। अब ये तो गाइस बात हुई ओल्ड रिजीम की। अब आप न्यू रिजीम में देखेंगे तो न्यू रिजीम में हमने यहाँ पे पूरी इनकम ली है, और इसके साथ ही साथ इनको न्यू रिजीम में आपको एचआर या फिर और कोई भी अलावेंसेस वगैरह एग्जेम्पशंस वगैरह नहीं मिलते हैं। 2-4 एग्जेम्पशंस को छोड़ करके बाकी यहाँ पे आपको कोई एग्जेम्पशन अलाउड नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको नहीं मिलता, प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, सीधे आपकी टोटल सैलरी जो होती है वही आपकी नेट सैलरी बन जाती है। इसके बाद हमने यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट की फिगर ले ली, और इसके बाद न्यू रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शंस आपका 80C, 80CCD1, 80D, 80DD कुछ भी नहीं मिलेगा। न्यू रिजीम में सिर्फ आपको 80CCD2 का आपको अलावेंस मिलता है, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है फॉर एनपीएस। उसके अलावा आपको कुछ भी रिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम थी डायरेक्टली वो हमारी टोटल इनकम बन जाने वाली है। अब इस पे हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 0%, 5%, 10%, 15, 20 और 25, ये परसेंटेज के हिसाब से हमें इस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, और टोटल टैक्स हमारा आएगा 1,83,370 रुपए। इस पे हमारा सेस वगैरह लगा करके ये टैक्स बन जाएगा 1,90,000 रुपए का। अब एसएससी का जो टीडीएस काटा गया है वो 1,88 का काटा गया है, तो यहाँ पे इन्हें फर्दर 1,1790 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में कितना ज्यादा फर्क हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे जब भी आप अपने टैक्सेस का कैलकुलेशन करें तो दोनों रिजीम के हिसाब से जरूर कर लें, ताकि कई बार ऐसा होता है कुछ केसेस में कि आपका न्यू रिजीम भी बेनिफिशियल हो जाता है अगर आपकी रिडक्शंस वगैरह ज्यादा नहीं होती तो हमने यहाँ पे जो ऑप्ट करना है वो हम ओल्ड रिजीम के हिसाब से अपने रिटर्न फाइल करने वाले हैं, और ये हमारी कॉम्पिटिशन शीट फाइनल है। अगर मैं आपको रिमाइंड कर दूं, अगर आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं गाइस तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस पर जाकर के आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इस शीट को खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपटीशन हमारी यहाँ पे फाइनल हो चुकी है। अब इसके बाद हम प्रोसीड करने वाले हैं अपनी ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग की तरफ। ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे होम पेज पे। अब यहाँ पे फाइल नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है, करंट असेसमेंट ईयर 22-23 होगा, और इसके बाद ऑनलाइन मोड सीधे चूज करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, और आपका इंडिविजुअल एसएससी इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल रहने देंगे इसको और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सा आपको आईटीआर फॉर्म फाइल करना है।
अब इंडिविजुअल्स के केस में आइटर 1 2 3 4 4 में से कोई फॉर्म होने वाले हैं। अब आपके ऊपर कब कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो कर रखी है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं अगर आप फॉर्म्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन के केस में ITR 1 एप्लीकेबल होगा, तो हम ITR 1 चूज करेंगे और इसको हम प्रोसीड करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि रिटर्न फाइलिंग का आपका मेन रीजन क्या है, क्यों आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आपकी टोटल इनकम है। इसके बाद कुछ अलग कंडीशंस होती हैं जहां पे आपकी अगर इनकम 2.5 लाख से नीचे भी है तब भी आपके लिए रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी हो जाता है। उनमें से सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपकी एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट है और उसमें टोटल मिलाकर के 1 करोड़ या इससे ज्यादा का डिपॉजिट्स किया गया है थ्रू आउट द ईयर में, तो उस केस में आपके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाता है। दूसरा ये कंडीशन होता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हैं और आपके टोटल ट्रैवलिंग के खर्चे जो है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में आपके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाता है। तीसरा कंडीशन होता है कि आपका बिजली का बिल पूरे एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना मस्ट हो जाता है। और चौथा कंडीशन इसी साल से जोड़ा गया है, जिसमें कुछ और कंडीशंस डाल दी गई हैं, जैसे कि अगर आपका TDS या TCS 25,000 रुपए से ज्यादा है, आपकी प्रोफेशनल इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है, या फिर आपकी सेविंग अकाउंट में आपके 50 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट होता है, ये सारी चीजें अगर हैं तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और इसके बाद अगर आपका ऊपर में से कोई भी केस एप्लीकेबल नहीं होता तो उस केस में आपको अदर्स का ऑप्शन चूज करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ITR 3 फाइल कर रहे हैं, आपको लॉसेस अपना कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ऊपर के किसी ऑप्शन में आप फॉल नहीं करेंगे, आप अदर का ऑप्शन चूज करके प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए हमारी जो रिटर्न है उसमें हमारी इनकम जो है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसलिए पहला ऑप्शन चूज करके हम इसको प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे हमारा फाइनली ओपन हो चुका है ITR 1। अब इसमें आप देखेंगे तो टोटल आपको 5 टैब्स दिखेंगे। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, दूसरा है GTI का, तीसरा है डिडक्शन का, चौथा है टैक्स स्पीड का और पांचवा है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। अब ये सारे टैब्स को हम बारी बारी से भरते हुए चलेंगे और उसके बाद हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो सबसे पहले एंटर करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के टैब में आप देखेंगे सबसे पहले आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई गई होती है, आपका नाम वगैरह, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर, या अगर आपका इनमें से कोई भी केस नहीं है, जैसे आप अगर एक प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उस केस में आप अदर का ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने अदर का ऑप्शन चूज कर रखा है। इसके बाद आपसे पूछा था कि आप रिटर्न अपनी किस सेक्शन में फाइल कर रहे हैं। बेसिकली अगर आपकी रिटर्न ड्यू डेट के पहले पहले फाइल होती है, यानी कि 31 जुलाई के आप पहले फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको 139(1) में फाइल करना है अपनी रिटर्न। अगर आपकी रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल होती है तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो इन्वोक हो जाएगा 139(4) और आपकी रिटर्न उसमें फाइल होगी। इसके अलावा अगर आप एक बार रिटर्न फाइल कर चुके हैं, उसमें कुछ मिस्टेक कर बैठे हैं और उसके बाद अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं, तो उस केस में आप 139(5) चूज करेंगे। और लास्ट ऑप्शन होता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, यानी कि अगर कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई परमिशन लेके आते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से कि आपके पिछले सालों की रिटर्न छूट गई थी और वो आपको अप्रूवल दे देते हैं इस सेक्शन में, तो आप रिटर्न कॉन्डोनेशन के थ्रू फाइल करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो रिटर्न है वो ओरिजिनल रिटर्न है, ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं, तो 139(1) का ऑप्शन चूज करेंगे। अब इसके बाद ये नोटिस वगैरह ये सब आपका ऑफ ही रहेगा और इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपसे पूछा जाएगा आई यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। अब मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि न्यू रिजीम, हमने TDS तो हमारा न्यू रिजीम में कटा हुआ है, स्टिल हम यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे ओल्ड रिजीम में वापस से चले जाएंगे, यही वो ऑप्शन है। तो यहाँ पे गाइस हमको न्यू रिजीम ऑप्ट नहीं करनी है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखेगा और उसको आपको नॉमिनेट कर देना रिफंड के लिए और उसके बाद आप इस पेज को कंफर्म कर देंगे। इसके बाद चलते हैं सेकंड टैब की तरफ जो कि है GTI। अब GTI में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सैलरी में आपको कितना एग्जेम्पशंस वगैरह मिल रहा है वो आपसे पूछा जाएगा। अगर आपका 1014(1) में कोई एग्जेम्पशन है तो आप उसे यहाँ पे यस करके इस बॉक्स में आप उसकी वैल्यू दिखा सकते हैं। इसी तरीके से 1014(2) में, 1013A में या फिर 10(5) या फिर किसी अदर सेक्शन में आपका एग्जेम्पशन है, उसमें आप इसको यस करके वैल्यू आप फीड करेंगे। अगर आप चाहें तो उसको डायरेक्टली आप स्किप भी कर सकते हैं और आप इसे मेन फॉर्म में भर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप इसे यहीं पे भर लें ताकि ये आपको आगे देखने को नहीं मिलेगा, आगे आपको वैल्यूज प्री फिल्ड होके मिलेंगी। तो हमारे केस में यहाँ पे हमारा 1014(1) नहीं है, 1014(2) भी नहीं है, 1013A जो कि आपका HRA का होता है वो हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू 2,40,000 जो कि हमारी कॉम्पिटिशन की शीट के अकॉर्डिंग आ रहा है, उस वैल्यू को हम यहाँ पे फीड कर देंगे।
और इसके बाद LTA नो होगा और इसके अलावा और कोई एग्जम्पशन नहीं है। अब इसके बाद हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आप सैलरी वगैरह अपनी चेक कर लेंगे। ये जो फिगर्स आ रही हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली आपका प्रीफिल्ड होके आ रहा होगा आपकी TDS स्टेटमेंट से, आपके फॉर्म 16 से। स्टिल आप इसको एडिट करके आप इस वैल्यूज को जरूर चेक कर लेंगे ताकि आपकी कोई फिगर मिसमैच ना हो। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल सैलरी है हमारी कंप्यूटेशन के हिसाब से 14,76,600 रुपए है, जो कि बिल्कुल सही इसमें प्रीफिल्ड हुई है। इसके बाद हम इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। हमने यहाँ पे अपनी अलावेंसेस भर दी है। अब यहाँ पे आपको एक वार्निंग भी दिखाई जाएगी कि अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं 1013A यानी कि HRA का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, तो 80GG के अगेंस्ट में आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। बेसिकली 80GG भी आपकी रेंटल एक्सपेंस के अगेंस्ट में डिडक्शन होती है। अगर आपने रेंटल एक्सपेंस के अगेंस्ट में ऑलरेडी HRA ले लिया है तो आप 80GG नहीं ले सकते हैं, वो हम वैसे भी क्लेम नहीं करने वाले। तो हमने यहाँ पे HRA दिखा दिया है। इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। प्रोफेशनल टैक्स हमें यहाँ पे एंटर करना होगा 2400 का, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है गाइस कि यहाँ पे आपकी कुछ इंटरेस्ट इनकम या फिर डिविडेंड इनकम, कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो कि यहाँ पे प्रीफिल्ड होके आती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको आप अपनी कंप्यूटेशन में दिखा करके आप इसको चेंज कर लेंगे अपनी कंप्यूटेशन। आपको इस फिगर को नहीं छेड़ना है, बिकॉज ये फिगर्स जो होती हैं आपका पोर्टल से ही आती हैं, जो कि 99% ऑफ द केसेस में बिल्कुल करेक्ट होती हैं। तो आपको इन फिगर्स को चेंज नहीं करना। यहाँ पे इनको FD से भी इंटरेस्ट आ रहा है। हमने यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट तो ले लिया था, लेकिन FD का इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है, तो इसको हम फर्दर ऐड कर लेंगे। FD की इंटरेस्ट की जो वैल्यू आ रही है उसको हम अपनी कंपटीशन में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने FD इंटरेस्ट को भी इंक्लूड कर लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे जो बैंक इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है उसको हम चेंज कर लेंगे, बिकॉज हमारा प्रीफिल्ड अमाउंट कम है तो इसको हम बढ़ा देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सारी इनकम्स ले ली हैं और इसके बाद इस हम पेज को नीचे स्क्रॉल करके इसको कंफर्म कर देंगे। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट ऐप की तरफ, जो कि है टोटल डिडक्शंस का। अब अगेन आपसे यहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी। आप चाहें तो इन वैल्यूज को आप यहाँ भर सकते हैं या फिर आप इसे नीचे स्क्रॉल करके आप स्किप द क्वेश्चन पे क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हमारा कोई डोनेशन है। तो डोनेशन हमारा कुछ भी नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी डोनेशन में नहीं दिया हुआ है। 80GG इसे हम नहीं क्लेम कर सकते हैं वैसे, क्योंकि हमने HRA क्लेम कर रखा है। अब यहाँ पे ATC में हमारी वैल्यूज हैं, तो ATC को यस करके इसकी यहाँ पे हम वैल्यू फिट कर देंगे। हमारी टोटल वैल्यू ATC की 1,75,000 है, तो इसको हम 1,75,000 एंटर कर देंगे। इसके बाद ATCCD हमारा नहीं है। ATD यस इसको करना है क्योंकि हमारी वैल्यूज हैं। इसके बाद ATD नहीं है। TTA की हमारी वैल्यूज हैं और इसके बाद हमारा अदर डिडक्शंस में ATDD की वैल्यू आएंगी, जो कि हमारा 35,000 रुपीज का अमाउंट स्पेंड है। तो यहाँ पे हम 35,000 रुपीज की वैल्यू डालेंगे और इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके इस पेज को कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे हमने ATC की वैल्यू भर दी है। ATD के लिए हमें वापस से एडिट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स देनी होगी अपनी ATD के डिडक्शंस के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है कि क्या आप एक सीनियर सिटीजन है या फिर नहीं है, या फिर आप क्लेम ही नहीं कर रहे हैं अपने लिए। तो यहाँ पे हमारा नो का केस आएगा, बिकॉज हम सीनियर सिटीजन नहीं है। और यहाँ पे हम मेडिकल इंश्योरेंस की टोटल वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। टोटल वैल्यू हमारी 23,477, इसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपके पेरेंट्स के बारे में आपको बताना है कि क्या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, नहीं है, या फिर आप उसके लिए क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे केस में जो एसएससी के पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीजन है, तो उनको यस करना है। यस करने के बाद आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू डालेंगे। वैल्यू है 25,855 और इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हमने ATC और ATD दोनों की वैल्यू भर दी है। इसके बाद हम चलेंगे ATDD की तरफ। इस पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे। अब ATDD में हमें बताना होता है कि ये पर्सन जो है जिनके लिए आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो डिपेंडेंट पर्सन आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी है या फिर पर्सन विद सेवियर डिसेबिलिटी है। हमारे केस में जो एसएससी के डिपेंडेंट पर्सन है वो सेवियर डिसेबल पर्सन है, तो यहाँ पे हम सेवियर डिसेबिलिटी का ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे वापस से हम अपनी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 35,000 रुपीज की वैल्यू डाली और यहाँ पे आपको फ्लैट डिडक्शन 1,25,000 रुपीज का मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको हम सेव कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे ATC, ATD और ATDD इन तीनों की वैल्यूज भर ली हैं। इसके बाद हम ATTTA यानी कि बैंक इंटरेस्ट की वैल्यू को भरेंगे। हमारा जो बैंक इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 6,880 है, तो 6,880 इसे हम भर देंगे। और यहाँ पे अगर आपको इस तरीके की वार्निंग आती है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपका वार्निंग डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। ये वार्निंग आपको ये बता रही है कि आपका जो ATTTA की डिडक्शन है वो आपके फॉर्म 16 में मेंशन नहीं है। अब ATTTA जो होता है वो बैंक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में मिलता है, जो वैसे भी आपके फॉर्म 16 में मेंशन नहीं होता है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ATC, ATD, ATTTA और ATDD इन चारों सेक्शंस के अगेंस्ट में डिडक्शंस क्लेम कर ली हैं
और जो कि हमारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली मैच्ड हैं। सो अब हम इस पेज को नीचे स्क्रॉल करके इसको यहाँ पे हम कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट टैब में, जो कि है आपका टैक्सेस पेड का टैब। अब इसमें हमें बताना होता है कि हमारा टीडीएस कितना काटा गया है, या फिर हमने अगर कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे करा है तो उन सबकी यहाँ पे डिटेल्स देनी होती है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो टैब है वो है आपका टीडीएस ऑन सैलरी इनकम। इस पे आप शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सैलरी का जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो टीडीएस अमाउंट है और जो सैलरी डिटेल्स है ये आपके फॉर्म 26AS में जरूर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। 26AS चेक करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे ई फाइल के अंदर, और यहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्म 26AS का ऑप्शन। इस पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपका न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। इसको आप अग्री करेंगे, प्रोसीड करेंगे और टैक्स क्रेडिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है 2022-23, और इसके बाद आपको व्यू एज HTML करके इसको व्यू डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी जो सैलरी है वो प्रॉपरली 26AS में दिख रही है। आप देखेंगे जितना आपका यहाँ पे आ रहा है 14,76,600 रुपए, वो पूरी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। और इसके साथ ही साथ टोटल टैक्स डिडक्टेड का अमाउंट 1,88,916, ये प्रॉपरली आपके फॉर्म 26AS में भी आ रहा है। तो हमारी वैल्यूज यहाँ पे सही है, तो हम इसको नीचे स्क्रॉल करके कंफर्म कर देंगे। इसके बाद अब हम जाएंगे लास्ट टैब में, जो कि है टैक्स लाइबिलिटी का टैब। इस पे आप क्लिक करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी इनकम और डिडक्शंस वगैरह भरी है उसके बाद हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है, इसकी आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई जाएगी। तो इस पेज को आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है और इसके बाद आप इसे नीचे स्क्रॉल करके कंफर्म पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हमने सारे टैब्स प्रॉपर्ली भर लिए हैं। आप देख सकते हैं पांचों टैब यहाँ पे हमारे कंफर्म्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्म भर गया है। इसको अब हम प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो इस पेज को हम वापस से स्क्रॉल करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। प्लेस में आपका यहाँ पे आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट लिया जाता है। आप चाहे तो इस आईपी एड्रेस की जगह पे अपनी सिटी का एड्रेस भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे स्क्रॉल करके प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गाइज आपको पूरे आपके फॉर्म का जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक भरी है उस पूरे फॉर्म का आपको समरी दिखाई जाएगी। आप वापस से एक बार इसको फाइनल चेक कर लेंगे अपनी रिटर्न को सबमिट करने के पहले कि हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी है वो प्रॉपर्ली इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं। और सारी इंफॉर्मेशन अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते चले जाएंगे और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन मिलेगा। इस पे आपको करना है क्लिक। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि हमारी रिटर्न में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। तो अब इसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और अपनी रिटर्न को वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर या फिर वेरीफाई वाया ITRV, यानी कि आप सिग्नेचर करके अपनी हार्ड कॉपी को बैंगलोर CPC में भेजेंगे। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट यूजफुल और रिकमेंडेड ऑप्शन होता है ई वेरीफाई नाउ। इसमें आप क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं ई वेरीफाई करने का, कि आप आधार OTP के थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हैं या फिर DSC के थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू और डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधार OTP का ऑप्शन चूज करेंगे और उसके बाद इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आई अग्री टू वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP करेंगे। तो यहाँ पे हमने OTP एंटर कर दिया है। इसके बाद आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म सबमिशन के लिए पूछा जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि इसके बाद आपकी रिटर्न मॉडिफाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप फाइनल सबमिशन के लिए क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे गाइज हमारी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस फॉर ITR 1 फाइलिंग पूरी तरीके से आपको समझाया कि आप किस तरीके से अपने रिटर्न को खुद फाइल कर सकते हैं, और मैंने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको सारा प्रोसेस फुली एक्सप्लेन कर दिया है। आई रियली होप गाइज ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में भी ला सकूं। और साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन शीट्स वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए गाइज मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।